डेट है आज 13 मई 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। आज का कोटेशन है, एक्शन इज़ द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। पैब्लो पिकासो ने कहा था ये। कार्य करना सफलता की कुंजी है, इसका हिंदी में मतलब ये होगा, यानी कि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, कार्य करना ही पड़ेगा। फर्स्ट टॉपिक है अमृत सरोवर मिशन। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है मेनली। अमृत सरोवर मिशन अप्रैल में इस साल लॉन्च किया था। इसका मेन मकसद था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट कम से कम 75 पोंड्स बनाए जाएं। पोंड्स का मतलब तालाब। एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 75 तालाब पोंड्स बनाए जाएं हमारे देश की हर डिस्ट्रिक्ट में, अमृत सरोवर मिशन के अंदर। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि इस मिशन के तहत गाजियाबाद में 75 पोंड को रिवाइव कर दिया है, इसलिए ये न्यूज में है। ये जो इनिशिएटिव है इसमें लगभग 1 पौंड जो होगा वो मिनिमम 1 एकड़ में बना हुआ होगा। 1 एकड़ में यानी कि 0.4 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है, तो 0.4 हेक्टेयर हो गया 1 एकड़ में। उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी 10,000 क्यूबिक मीटर। तो इतनी उस पौंड की कैपेसिटी होगी जिसमें इतना पानी आ सकेगा एक डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 75 पोंड होंगे, 75 पोंड। लेकिन टोटल जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है हमारी कंट्री में, तो उन सब डिस्ट्रिक्ट को मिला के 50,000 टोटल अमृत सरोवर बनाने, यानी कि ये पोंड बनाने, क्रिएट करने हैं। इस स्कीम के अंतर्गत अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में अनेबल है बनाना अमृत सरोवर, यानी कि कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहाँ पे जगह ही नहीं है, वहाँ पे पौंड बनाने के लिए कोई भी प्लेस नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर उसमें जो भी एग्जिस्टिंग पौंड बने हुए हैं, मान लो उस डिस्ट्रिक्ट में तालाब वगैरह होंगे छोटे मोटे, तो उनको ही रिवाइव किया जाएगा, रेजुविनेट किया जाएगा, रिकवर किया जाएगा दोबारा से। तो इससे फ़ायदा ये होगा भाई साहब, ड्रॉट कंडीशन से छुटकारा पाया जा सकेगा, यानी कि पानी की जो कमी हो रही है इसकी जो भरपाई की जा सकेगी। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रॉट इन नंबर्स 2022 रिपोर्ट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए, इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्रीकल्चर के लिए भी। ये अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है, जो यूएनसीसीडी का कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके तहत ही इसको रिलीज़ किया गया। यूएनसीसीडी आप जानते हो, इसके लिए अलग से लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है। इसकी 15वीं मीटिंग हो रही है अभी, 11 मई को इसकी मीटिंग स्टार्ट हुई। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं इसकी मीटिंग को भी, जैसे यूएनएफसीसी की जो मीटिंग होती है उसको भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं, इसको भी यूएनसीसीडी की जो मीटिंग होती है उसको भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। और इसकी 15वीं मीटिंग हुई है ये 2022 में। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन इसकी फुल फॉर्म है। डिजर्टिफिकेशन आप जानते हो, जहाँ पे ऐसी भूमि हो जाती है, उगाना, बिल्कुल कुछ भी उगाना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है, डिज़र्ट बन जाता है, रेगिस्तान बन जाता है। तो उस डिज़र्ट को, उस मिट्टी को जिसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है, उसको दोबारा से उपजाऊ मिट्टी बनाना और वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लगाना, इससे निपटने के लिए ही ये कन्वेंशन लॉन्च की थी। कब लॉन्च की थी? 1992 से निकल के आई है, जब ये 1992 में अर्थ समिट हुआ था। ब्राज़ील की एक जगह है रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में रियो डी जनेरियो में अर्थ समिट हुआ था, जो मीटिंग हुई थी, इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन की। बहुत सारी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट निकल के आए थे, उनमें से एक यूएनसीसीडी भी था। और ये डिजर्टिफिकेशन से कॉम्बैट करने के लिए, निपटने के लिए पहला ऐसा कन्वेंशन था, और ये बाइंडिंग भी है, यानी कि जो भी इसके मेंबर हैं उसको मानना पड़ता है, बाध्य है ये, जो भी रूल्स रेगुलेशन जारी करता है, बाइंडिंग होती हैं इसकी रूल्स रेगुलेशन, और इंडिया भी इसका मेंबर है। तो इसकी जो 15वीं मीटिंग चल रही है उसमें ही ये रिलीज़ की रिपोर्ट, ड्रॉट इन नंबर 2022 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि 122 सालों में ड्रॉट से क्या प्रभाव पड़ा है लाइफ पे, इम्पैक्ट क्या पड़ा है। ड्रॉट तो आप जानते हो क्या होता है, ड्रॉट मतलब सूखा, कहीं पे भी पानी की कमी हो जाए, चारों तरफ सूखा ही सूखा पड़ी हुई है, उसको ड्रॉट बोलते हैं। तो 196 कंट्रीज़ की रिपोर्ट जारी की है, उनमें 122 सालों में क्या प्रभाव पड़ा है ड्रॉट से, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है। हाईलाइट देख लेते हैं इस रिपोर्ट की। इसमें कहा है कि जो ड्रॉट की फ्रिक्वेंसी और ड्यूरेशन है वो इंक्रीजिंग होती जा रही है 21st सेंचुरी से ही, यानी कि ड्रॉट कंडीशन इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो रही है, वाटर स्कार्स बढ़ रहा है। स्कार्स का मतलब होता है कमी, वाटर मतलब पानी। 2000 से लेके 29% फ्रिक्वेंसी ड्रॉट की पूरे वर्ल्ड में इंक्रीज हो गई है। 2000 से लेके अब तक 29% इंक्रीज हुई है ड्रॉट को। ये देखो, इसकी वजह से जो डिजास्टर है, आपदा है,
वो स्लो डिजास्टर बोलते हैं इसे, क्योंकि धीरे 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 ड्रॉट क्या है, बढ़ती चली जाती है इसकी जो सिचुएशन है, और उसकी वजह से लाइफ पे भी इम्पेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब ड्रॉट पड़ेगी भाई साहब तो कहीं पे सूखा की वजह से फूड नहीं उगा सकेंगे, और फूड नहीं होगा तो फूड इनसिक्योरिटी होगी, लोगों की जान जाएगी, फूड के दाम कहीं पे बढ़ेंगे, किसी को उपलब्ध नहीं होगा, बहुत सारे इसके इम्पैक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो ड्रॉट एक बिगेस्ट ड्राइवर इमर्ज होके आया है ह्यूमन लाइफ के लिए, जो लॉस है, ह्यूमन लाइफ लॉस है और इकोनॉमिक लॉस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि वेदर रिलेटेड डिजास्टर है ये। वाटर स्कार्सिटी और ड्रॉट इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या कंडीशन है, इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया भी देखो 2020 और 22 के दौरान ड्रॉट कंडीशन है, लगभग 2/3 नियरली 2/3 कंट्री हैं वो सफ़र्ड हुई हैं, जिनमें से इंडिया भी एक कंट्री है जो सीवियरली ड्रॉट इम्पेक्टेड कंट्री है, यानी कि इंडिया में ड्रॉट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इस पीरियड में। इंडिया की जो ड्रॉट वल्नरेबिलिटी है वो कंपेयर की जाती है सब सहारन अफ्रीका से। सब सहारन अफ्रीका है जो भाई साहब, इससे कंपेयर की जाती है, क्योंकि यहाँ पे अफ्रीका में बहुत ज़्यादा ड्रॉट कंडीशन रहती है, एरिड रीजन है ये, सूखा वाला रीजन है, और इंडिया को इससे ही कंपेयर किया जाता है, यानी कि इंडिया में भी ड्रॉट की वजह से कंडीशन बहुत ख़राब है। जो सीवियर ड्रॉट है उसका प्रभाव है जो ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि 1998 से लेकर 2017 के बीच में इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि जीडीपी, ड्रॉट की वजह से इंडिया की जीडीपी 2 से लेके 5% तक, 2 से लेके 5% तक घट गई है पिछले 20 सालों में ड्रॉट की वजह से। इंडिया के लिए और क्या कंसर्न है, परेशानी, प्रॉब्लम क्या है इंडिया के लिए और ड्रॉट की वजह से? इंडिया का जो ड्रॉट प्रोन एरिया है वो 1997 से लेके अब तक 57% इंक्रीज हो गया है, यानी कि बहुत सारा एरिया ऐसा हो गया है जहाँ पे ड्रॉट पड़ी हुई है, सूखा पड़ी हुई है, पानी की कमी है। 1/3 इंडिया की जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो फेस कर रही हैं ड्रॉट कंडीशन, यानी पिछले पास्ट डिकेड में 4 ड्रॉट कंडीशन क्रिएट किए हैं, यानी कि 4 ड्रॉट से ज़्यादा फेस किए हैं इंडिया की 1/3 डिस्ट्रिक्ट ने। और 50 मिलियन पीपल से ज़्यादा, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं हर साल ड्रॉट की वजह से, सूखा की वजह से। 97.85 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है, नियरली 30% इंडिया की जितनी भी लैंड है उसका 30% लैंड, वो देखो लैंड डिग्रेडेशन हो गया उसमें 2018-19 के दौरान। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है भूमि का एक तरह से अपर्दन सा हो गया है, यानी कि सॉइल इरोजन हो गई है, वहाँ पे ऐसी मिट्टी हो गई है ना तो उसमें फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊ भूमि नहीं है, वो पोषक तत्व खत्म हो गए, वहाँ पे कुछ उग नहीं सकता है, डिग्रेड हो चुकी है भूमि। और ड्रॉट ने इंडिया की जो रेनफेड एग्रीकल्चर है उसको भी प्रभावित किया है, इम्पैक्ट डाला है। लगभग इंडिया की 60% जो सोन एरिया है ऑन एन एवरेज, जहाँ पे फसल उगाई जाती है, वो रेनफेड एरिया है, यानी कि रेनफेड का मतलब है वो बारिश पे निर्भर है, वहाँ पे और कोई पानी की फैसिलिटी नहीं है, तो बारिश पे निर्भर है वो एरिया, और ड्रॉट की वजह से 60% एरिया प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है बीवी दोषी। ये भाई साहब एक आदमी है, अभी न्यूज़ में इनको प्राइज़ दिया गया है। कौन सा प्राइज़ मिला है इन्हें, पुरस्कार मिला है, इन्हें प्राइज़ मिला है रॉयल गोल्ड मेडल 2022। ये रॉयल गोल्ड मेडल 2022 मिला है इनको। पूरा नाम है इनका बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी। आर्किटेक्ट हैं ये, यानी कि बिल्डिंग वगैरह, ये आर्किटेक्चर बनाना ये इनका काम है। वर्ल्ड के हाईएस्ट ऑनर है ये आर्किटेक्चर के लिए ये अवार्ड, रॉयल गोल्ड मेडल 2022, यानी कि एक तरह से ये समझ लो आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज है ये रॉयल गोल्ड मेडल 2022, यानी कि 2022 का इन्हें दिया गया रॉयल गोल्ड मेडल। कौन देता है इसको? रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट, ये रीवा नाम का इंस्टीट्यूट है, ब्रिटिश में है, ब्रिटेन में है, ये ब्रिटिश इंस्टीट्यूट है, इसके प्रेसिडेंट देते हैं, साइमन अल्फोर्ड ने दिया है इनको ये प्राइज। रॉयल गोल्ड मेडल जो है इसकी अप्रूवल कौन देता है? जो ब्रिटेन की रानी है, क्वीन एलिजाबेथ, वो अप्रूवल देती है, उन्होंने अप्रूवल दिया था पर्सनली, और फिर उस आदमी को चुना जाता है कि इस साल का या अगले साल का किसको प्राइज़ दिया जाएगा। तो 2022 को बीवी दोषी जी को दिया गया, हमारे इंडिया के। और देखो ये 94 ईयर ओल्ड आर्किटेक्ट हैं, और ऐसे बहुत ही दुर्लभ पीपल हैं जिनको दोनों प्राइज़ मिले हों आर्किटेक्चर के। ये भी बहुत फेमस प्राइज़ है आर्किटेक्चर के लिए, प्रिज्गर आर्किटेक्चर प्राइज़ और एक रॉयल गोल्ड मेडल, ये दोनों प्राइज़ इनको मिल चुके हैं बीवी दोषी जी को। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट।
ये रिपोर्ट अभी जारी की है, किसने जारी किया और इसमें क्या बताया गया, दो चीज़ बस जाननी है हमें। जारी की है WMO ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसने जारी की है ये रिपोर्ट, ये ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट, ये जारी की है WMO ने। इसमें बताया है कि इंडिया ग्लोबली जो इंडिया का जो टेम्परेचर रहेगा 2022 में और अगले 4 सालों में, वो नॉर्मल टेम्परेचर से बिलो रहेगा। ये बहुत चौंकाने वाली न्यूज़ है। क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, एवरेज टेम्परेचर, लेकिन WMO ने इस रिपोर्ट में ये बताया है, ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट में, कि इंडिया का जो टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर से भी नीचे रहेगा 2022 में, यानी कि कम रहेगा, और अगले 4 सालों में भी 2022 यानी कि कूलर रहेगा, जितना 1991 से लेके 2020 में एवरेज टेम्परेचर रहा है ना, जितना उस एवरेज टेम्परेचर से कम रहेगा 2022 में टेम्परेचर इंडिया के ऊपर। इसके साथ साथ अलास्का में, कनाडा में भी कम रहेगा। कनाडा, अलास्का आप जानते हो, ये अमेरिका के ऊपर कनाडा है, और ये अलास्का US का ही एक स्टेट है, अमेरिका का ही पार्ट है ये अमेरिका का। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर बिलो एवरेज रहेगा। एनुअल अपडेट दी जाती है ये। कुछ एक्सपर्टीज़ हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, वो प्रिडिक्शन करते हैं, यानी कि भविष्यवाणी करते हैं कितना टेम्परेचर कहाँ पे रहेगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके आधार पे ये रिपोर्ट जारी करते हैं। WMO का एक क्या है, ये जो रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है। 193 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, इंडिया भी इसका एक मेंबर है, सदस्य है। जब ये ऑरिजिनेट हुई थी, बनी थी 1873 में, वियना इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस हुई थी एक, यानी कि एक मीटिंग हुई थी वियना में। वियना कहाँ पे, ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया, यूरोप में एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, उसकी कैपिटल है, राजधानी है वियना। तो वहाँ पे जो मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसीजन लिया गया था इसको बनाने के लिए, तब इसका नाम रखा गया था IMO, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया, और 23 मार्च 1950 को WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी बन गई। अब ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है, जो वेदर के रिगार्डिंग, मौसम के रिगार्डिंग भविष्यवाणी करती है, रिपोर्ट जारी करती है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के शहर जनेवा में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट टॉपिक है पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। ये देखो स्टेटिक पोर्शन का पार्ट है, पॉलिटी का, आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा कि गवर्नर की पार्डनिंग पावर क्या है। पार्डनिंग का मतलब होता है क्षमादान, क्षमा करना, किसी दोषी को, अपराधी को क्षमा करना। जैसे मान लो भाई साहब, किसी कोर्ट ने, जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी का मामला चल रहा है, किसी ने मान लो मर्डर किया या कुछ भी किया, कोई क्रिमिनल है, अपराधी है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में भी, हाई कोर्ट से जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, या तो वो रिव्यू पिटीशन डाल सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को रिव्यू कर ले, या फिर सुप्रीम कोर्ट दे दे उसे स्पेशल लीव के जरिए भी दे सकता है, यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन भी डाली जा सकती है। तो ये सारे मतलब उसके पास ये सारे टूल्स होते हैं, यानी कि उसे अपने लिए न्याय लेने के लिए, जस्टिस लेने के लिए अपने लिए। तो ये इतने सारे टूल हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर कोई कोर्ट है ही नहीं हमारे इंडिया में, आपको पता है सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट है हमारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद भी उस इंसान के पास एक और टूल बचता है, एक और मौका बचता है, पार्डनिंग पावर है वो गवर्नर की और प्रेसिडेंट की। तो वो गवर्नर के पास, अगर हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया है, तो वो गवर्नर के पास जा सकता है, पिटीशन डाल सकता है, जिसे बोलते हैं मर्सी पिटीशन, मर्सी MERCY, मर्सी पिटीशन, यानी कि दया याचिका। पिटीशन का मतलब होता है याचिका, यानी कि कोई एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र, जैसे आप स्कूल कॉलेज में लिखते थे, वही पिटीशन, इसको पिटीशन बोल देते हैं जब कोई कोर्ट वगैरह में या गवर्नर प्रेसिडेंट के पास डालते हैं तो इसका नाम है मर्सी पिटीशन, मर्सी पिटीशन, दया याचिका। तो वो गवर्नर के पास डाल सकता है, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया तो वो जा सकता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास जा सकता है मर्सी पिटीशन के लिए। तो ये पावर होती है, पार्डनिंग पावर, गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है, देखो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उनका असैसिनेशन हो गया था, यानी कि हत्याकांड। किसने किया था, उनकी हत्या किसने की थी, AG, ये नाम देखो पूरा, मैं इसे मिटा देता हूँ, ये AG पेरारीवलन, ये AG पेरारीवलन ने हत्या की थी इनकी, और ये जब से जेल काट रहे हैं,
लगभग 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं भाई साहब इन्हें जेल में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इन्हें पार्डनिंग पावर, यानी कि जो गवर्नर की पार्डनिंग पावर है तमिलनाडु की गवर्नर की, क्योंकि हाई कोर्ट जो है तमिलनाडु का, उसने, चेन्नई हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था इनके खिलाफ, तो ये पार्डनिंग पावर इन्होंने डिसाइड किया कि पार्डनिंग यानी कि पिटीशन डालेंगे ये। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो पार्डनिंग पावर इन पे एक्सरसाइज की जा सकती है तमिलनाडु के गवर्नर नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई साहब गवर्नर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो गवर्नर भी पार्डनिंग पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर गवर्नर नहीं कर सकते एक्सरसाइज, पार्डनिंग पावर नहीं कर सकते, तो फिर ये आर्टिकल जो 161 है ये तो इसका उल्लंघन होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 161 गवर्नर के लिए दिया गया है। जो राज्य का राज्यपाल होता है, स्टेट का गवर्नर, उसके पास पावर होती है पार्डनिंग करने की। तो ये तो एक तरह से 161 डेड लेटर बन जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो कोर्ट का कहना यही है कि फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कह रही है, इसका लॉजिक ये हो जाएगा कि हर एक मर्डर केस जो होगा, मर्डर केस का जो कन्विक्ट होगा, दोषी होगा, उसको सिर्फ मर्सी पिटीशन डालने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास होगा, तो उसे तो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा। तो आर्टिकल 161 क्या कहता है? आर्टिकल 161 ये कहता है गवर्नर को पावर दी गई है स्टेट की, जब भी मान लो कोई अपराधी है वो चाहता है तो मर्सी पिटीशन डाल सकता है, और गवर्नर के पास पावर होती है ये पार्डन करने की। पार्डन का मतलब है क्षमा करने की। देखो, गवर्नर के पास सिर्फ डेथ सेंटेंस में, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अगर किसी को मान लो डेथ सेंटेंस दे दी, डेथ सेंटेंस का मतलब है, ये सेंटेंस का मतलब देखो वाक्य भी होता है और इस सेंटेंस का मतलब सजा भी होता है, सजा, हिंदी में बोलते हैं सजा। तो डेथ सेंटेंस दे दी किसी को, मृत्यु की सजा, तो उस केस में गवर्नर पार्डन नहीं कर सकते, गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर नहीं है डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की। पार्डन का मतलब है बिल्कुल क्षमा, यानी कि माफ़ कर दिया, आपके पास कोई केस ही नहीं है, आपकी डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्यु की सज़ा ख़त्म कर दी। तो ये सिर्फ पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, गवर्नर के पास नहीं होती। और बाकी की बहुत सारी पावर जो प्रेसिडेंट के पास होती हैं वो गवर्नर के पास भी होती हैं, जैसे रिप्राइव की, रेस्पाइट की, रिमिशन की। ये सारी पावर हमने डिस्कस की हुई है, पॉलिटी में लेक्चर बनाया हुआ है, वहाँ पे देख सकते हो, लक्ष्मीकांत में पढ़ लेना आप, वहाँ से समझ में आ जाएगी आपको। सस्पेंड करने की, रिमिट या कम्यूट करने की सेंटेंस को किसी भी पर्सन की, ये पावर होती है आर्टिकल 161 के अंदर गवर्नर के पास, और आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है पार्डनिंग की। तो एक बात याद रखनी है, जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है ना, वो ज़्यादा होती है गवर्नर की पार्डनिंग पावर से ज़्यादा, क्योंकि प्रेसिडेंट मार्शल कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया या सुप्रीम कोर्ट ने, उसको भी पार्डन कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर सिर्फ हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया उसको ही पार्डन कर सकते हैं। और गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते, लेकिन प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है थोड़ा प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डनिंग पावर में। तो यही आज के टॉपिक थे। देखो 10-12 टॉपिक पेंडिंग में पड़े हुए हैं 3-4 दिन के, वो सिंगल वीडियो में मैं उनको डिस्कस करूँगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगे, 3-4 आज, 3-4 कल, 3-4 परसों, ऐसे अपलोड हो जाएंगे। यही थे आज के टॉपिक।